नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बजट की अभी जो बजट प्रेजेंट किया है वफाकी हुकूमत ने, उसकी जो बाज़गश्त है, उसके ऊपर जो बहस है वो तो जारी है ही। उसके बहुत सी एदाद व शुमार भी प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखा सकेंगे। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम के साथ बात करते हुए एक बार फिर ये कहा कि अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम पे सारी सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करेगा, मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाएगा, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये भी कहना है कि पाकिस्तान हैज़ टू डू मोर। अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो $1 बिलियन पाकिस्तान को रिलीज़ करना है, वो पहला कैशे जो है, उसका ट्रांचे जो है, वही अभी IMF ने फैसला नहीं किया कि उसे रिलीज़ करे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला तवानाई का है, एनर्जी का है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंपोर्ट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, LNG की है, पाम ऑयल की है, और यही पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा इसका वज़न है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इकनॉमिक्स के साथ ताल्लुक़ है, एक बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। बड़ी खुशी मुझे है कि मेरे दूसरे भी जो मेरे गेस्ट हैं स्टूडियो में, वो भी बहुत ही पढ़े लिखे, मईशत को समझते हैं। बिलाल कयानी साहब है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, फॉर्मरली JP मॉर्गन जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस बैंक है, उसके साथ काम कर चुके हैं। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फाइनेंस के साथ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ काम किया है, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं PMLN के, और मुझे पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत सिक्योरिटीज़ की जो लार्जेस्ट फर्म है AKD ग्रुप, AKD सिक्योरिटीज़, उसके चेयरमैन अकील करीम बेदी साहब भी मुझे इसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे। शायद कोई और भी गेस्ट मुझे ज्वाइन कर सकें। मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस होती है कि ऐसे प्रोग्राम मुझे बहुत मज़ा आता है जिसमें हम इश्यूज़ पे बात कर सकें और पेटी पॉलिटिक्स से निकल सकें और इकनॉमिक इश्यूज़ में, पॉलिसी के इश्यूज़ पे बात कर सकें। मेरे दोनों गेस्ट इस किस्म के हैं जिनके साथ हम इन इश्यूज़ में बात कर सकेंगे। बिलाल कयानी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन में रह चुके हैं। आपने सुना कि हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का यूरोप को ये कहना है कि हम कोई रूस का तेल ढूंढने नहीं जा रहे, हम मार्केट में से बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे हमें जो तेल मिलता है हम वो तेल लेते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान, जिसको इतना बड़ा क्राइसिस है आपकी हुकूमत को, आप रशियन तेल नहीं खरीद पा रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। अब देखिए, ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत संभाल रहा हो, उसको दे हैव टू लुक फॉर द बेस्ट डील्स फॉर पाकिस्तान एंड वी हैव टू रिमेन एग्नोस्टिक टू द फैक्ट कि वो कहाँ से आ रहा है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। और अभी हमारा एक मैकेनिज़्म एक चलता आ रहा है, और ये आज से नहीं है, पहले से चलता आ रहा है, ऑयल की इम्पोर्ट्स का, और वो आपकी ब्रेंट और क्रूड प्राइसेस से लिंक्ड है, और वो सब कुछ है। तो यकीनन पहले भी ये बात हुई है कि ये जो रशिया ऑयल की चीज़ को PTI की हुकूमत प्ले अप करती है, बट हमने वो एक चिट्ठी देखी है जो वन वे चिट्ठी हमाद अज़हर साहब की, जिसका कोई रिस्पांस नहीं है। और अब जो आपने सफ़ीर की क्लिप्स दिखाए हैं, उसमें भी वो बता रहे कि देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज सच, बट यकीनन अगर कोई इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल हो, चीप ऑयल, तो आपने अप्रोच करनी है ना, अगर इनको नहीं जी, I'm sure it's not just Russia, I mean from anywhere in the world जहाँ से हमें we can have a smarter strategy for buying oil. I think we should explore it. मगर इधर कोई चीज़ थी नहीं जिस चीज़ को इतना उठाया गया है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप वहाँ पे, अगर जो ये कहते हैं वो ट्रू भी होता, तो वो इट वुड हैव बीन ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जो हमारी रिक्वायरमेंट है। नॉनदलेस, मेरे जहाँ तक मेरा इल्म है, जिस तरह इन्होंने अमेरिकन साजिश की बात की और चीज़ें, और उसमें नहीं जाना चाह रहा, बट इट फील्स लाइक एक बात थी, उन्होंने अपने एक नैरेटिव के अंदर चलाई है जिसके कोई पाँव नहीं थे। वो अमेरिकन साजिश तो चले, उनका बयानिया है, लेकिन हिंदुस्तान जो 1% तेल इंपोर्ट करता था रशिया से, अब वो 18% इंडिया का क्रूड इंपोर्ट जो मई में है वो रशिया से हो रहा है। और जो यूरोपियन लोग, सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है जो रशिया के तेल का, वो इस वक्त चीन है जो 12.6 बिलियन यूरो का वहाँ से ले रहा है। जर्मनी जो 12.1 बिलियन का ले रहा है। इटली जो 7.8 बिलियन का ले रहा है। नीदरलैंड्स 7.8 बिलियन। तुर्की 6.7 बिलियन। पोलैंड 4.4 बिलियन। फ्रांस 4.3 बिलियन। इंडिया 3.4 बिलियन और बेल्जियम 2.6 बिलियन। ये बेसिकली डेटा है जो फॉर्चून पब्लिकेशन है उसमें से मैंने लिया। हमें जबकि इतना बड़ा प्रॉब्लम है और रूस का तेल सस्ता, ये सब इसलिए ले रहे हैं कि रूस सस्ता डिस्काउंटेड तेल बेच रहा है क्योंकि उनको पॉलिटिकल क्राइसिस है, उनको और सैंक्शंस उन पे है नहीं ईरान पे। क्या वजह है कि आप अभी तक रूस का तेल हासिल नहीं कर पाए? नहीं, आई एम श्योर, देखिए अगेन एक तो चीज़ है कि कोई चीज़ तय नहीं पाई भी ना, एक हमारी जो एग्जिस्टिंग जो आपकी हुकूमत, जी, बट आई एम श्योर हो सकता है जी, आई एम श्योर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है रोज़मर्रा में, जिस तरह नॉट जस्ट रशिया, आई एम श्योर अदर मार्केट्स के साथ भी जो
चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल की पॉसिबिलिटीज़ हो, वो एक्सप्लोर हो रही होंगी और वो करनी चाहिए। वी शुड नॉट रिमेन वन डायमेंशनल। सो आई टोटली एग्री विद दिस। मगर इधर कोई ऐसा चीज़ है नहीं, मतलब कि इट्स है से क्या मतलब है? नहीं, इन द सेंस कि जो एक इंप्रेशन ये बनाया गया कि एक चीज़ रेडी पड़ी हुई है जो हमारी जो यहाँ पे रेडिकल डिफरेंस लाएगी, ऐसा नहीं ना था, ना है। मगर मैं आपकी इस बात से ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि हमें जहाँ से भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल ला सकें, हमें लाना चाहिए। मैंने एक दो बातें सुनी है, मैं टेक्निकल इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता, मगर आई हैव हर्ड कि शायद कोई आपकी जो ग्रेड ऑफ ऑयल है वो भी पाकिस्तान में शायद यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी भी कोई इशूज़ हैं। बट नॉनदलेस प्रोसेसिंग कर देंगे अपनी रिफाइनरी की। बट एनी हाउ, अगर इफ इट्स पॉसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वी शुड डेफिनेटली बाय इट। अच्छा, उसमें ये है कि ये सही है कि उनके साथ एक MOU साइन नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे जब बात होगी आप इनकी ब्लफ कॉल कर सकते थे। जो खत भेजा था आप उसके ऊपर फौरी तौर पे खत भेजते, हुकूमत आ गई थी 10 अप्रैल को। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खत गया हुआ है ना इनकी तरफ से, अगर उसकी तरफ से उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया होता या नहीं आया होता तो वो हमें अभी तक पता चल जाता। बट वंस अगेन आई विल नीड टू चेक। हो सकता है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, आप हमें कुछ तो कमिटमेंट दे देना कि अगर इनकी तरफ से खत गया था हमाद अजहर की तरफ से, तो आपकी गवर्नमेंट उस पर पोजीशन लेती कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछला जो था उसके साथ आपकी बात हुई थी, हमें एक्सपेक्टेड है कि 30-35% हमें उसमें कंसेशन मिल सकती है, आप हमें बल्कि बेहतर उससे कंसेशन दें, तो बात दूध पानी वंस अगेन जी अलसे के मुमकिन है कि वो बात ऑलरेडी हो रही हो। एंड अगेन व्हेन आई एम नेक्स्ट टाइम ऑन द शो आई कैन आस्क द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और द रेलेवेंट ऑफिशियल्स कि उसके ऊपर जो भी अपडेट हो हमारे एंड से चेक करें। बट सो फार एज आई नो यहाँ से एक अप्रोच गई जिसका पॉजिटिव रिस्पांस रशियन साइड से नहीं आया जी। नहीं आया? आप समझते नहीं आया? नहीं अभी तक तो देयर इज नथिंग। नो। अच्छा, आप लोगों ने छोड़ा हुआ है, रशियंस आपको देना ही नहीं चाहते थे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए, आपको अंदाजा तो हो गया कि वजीर खजाना साहब कहते हैं कि शायद उधर कोई सैंक्शन लगी हुई है, इसलिए हम गंदम और तेल नहीं इंपोर्ट कर सकते। मैं कोई सैंक्शंस नहीं है। नहीं, मैं वरना फ्रांस और नॉलेज का ये इल्म था कि उनको इतनी इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल। और डॉक्टर साहब, खतरे की बात क्या है, पाकिस्तान के रिजर्व खुदा न खास्ता इतनी तेजी से नीचे आ रहे हैं, और रिजर्व बचाने का एक ही तरीका है, जाएं दुनिया में सस्ती गंदम ढूंढें, सस्ता तेल ढूंढें, इंपोर्ट सब्सिट्यूट यहाँ पे तैयार करें, वरना खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान को, ये जो इंपोर्टेड रजीम है, ये कहीं श्रीलंका वाली सूरत हाल पर ना लेके जाए। और आप और मैं, हमें मतलब इसके लिए हम समझते हैं तो हमें बड़ी फिक्र है। लिहाजा हुकूमत की सीरियसनेस क्या है कि जनाब हमें जो IMF कहेगा वो लोगों पर डाल देंगे। इस हुकूमत जो महंगाई का नारा लगा के आई थी, कि महंगाई की मार्च करके आई थी, इसने महंगाई का वो हाल कर दिया कि हमने 3.5 साल में 50-55 रुपए का तेल महंगा किया। हमें IMF ने हमें भी कहा इन्होंने तेल महंगा करे, हमने सस्ता किया। इन्होंने कैसे कर दिया? ये तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है पाकिस्तानी इकोनॉमी की, जिसमें आज ये जो डेवलपमेंट के नाम पे अपने MNS MPs को पैसे बांट रहे, काटे ना वो सब्सिडी दे। कितने पैसे बांट? देखिए ना, अभी इनका जो आपका डेवलपमेंट का बजट है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बचाना बांट रहे हैं कोई अभी MNS को ये 70 अरब रुपए दे रहे हैं। मैं आपको खबर दे, 70 बिलियन रुपीस ये इस बजट में ये MNS को दे रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये कहां से चेक करें सर। अब पहले मुझे इजाजत दें, क्योंकि 70 अरब रुपया मैंने आपके पहले, ये क्या होगा, ये MNS को जाएगा उनके हलकों में, ताकि इलेक्शन को ये इन्फ्लुएंस कर सके। नंबर 1 नहीं, बजट में रखे हैं 70। जी 70 अरब बजट में रखे। इनके PMLN के जो क्या कहना चाहिए कैंडिडेट्स हैं, जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए। दूसरी बात, PTI गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें भी IMF की तरफ से, जाहिर है IMF तो कहता है कि आप बजट को बैलेंस करें, तो आप क्या करते हैं, आप या रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाते हैं या दूसरे खर्चे कट करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, आप तो पाकिस्तान को ठीक करने आए थे, तो आपने क्या कर दिया, आज आपका पूरी दुनिया में मजाक बना है। ना इंटरनेशनल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसे दे रहा है, ना आपको UAE ने दिया, ना आपको टर्की ने दिया, ना आपको सऊदी अरब ने दिया। क्यों? टर्की ने कहां से देना था? वो तो बैंकरप्ट है खुद। नहीं, सबको पता है। टर्की की भी कहानी आपको अभी सुनाऊंगा। आपको टर्की जाने के लिए हमने पता नहीं कितने करोड़ के इश्तिहार दिए, हम जा रहे हैं जनाब, पैसे ले रहे। मुझे बताएं, हमारा वजीर आजम पाकिस्तान में क्राइसिस है, तो टर्की और पाकिस्तान को निकालने जाएगा या घूमने फिरने जाएगा? तो मुझे जो इम्पोर्टेड रजीम आया, इन्होंने जिस तरीके से 2-2.5 महीनों में जो पाकिस्तान का हाल कर दिया, कि इस वक्त आज का पता है डॉलर रेट और बैंक का रेट क्या है, 205 से ऊपर चला गया। 208 रुपए का प्राइवेट। मैं वो कह रहा हूं, बैंक का रेट ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। तो ये तजर्बाकार थे, यही तजर्बा था। आप अच्छा, अब हमारी बात करते हैं जी। आप हमारा इकोनॉमिक सर्वे देख लें, पाकिस्तान की तारीख में 5.5% के 2 कंसेक्टिव ईयर में ग्रोथ 2004-5 में आई थी।
हमने वो दे दी। आप हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें, एग्रीकल्चर ग्रोथ देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें, हमारा टेक्सटाइल देखें, हमारा आईटी एक्सपोर्ट देखें, हमने टूरिज्म को दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में बनाया। हमारी इनका मसला ये है, नहीं बिलाल, वो तो चले बहुत सी चीजें उनकी पोजीशन है, लेकिन 70 अरब रुपए कैसे दे रहे हैं आप लोग? खजाना में है ही नहीं पैसे आपके। सर अब मुझे इजाजत दीजिए, देखिए मैंने बड़ी कोशिश की, आपने पहले सवाल पूछा कि इसको हम बड़ा ए पॉलिटिकल तरीके से उन्होंने आके अपने रटे रटाए नहीं सर, आपने जो भी बताना बताइए, 70 अरब रुपए कैसे रखे हैं? सर इट्स जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होती है, दिस इज यूजुअल। इन्होंने भी माशाल्लाह बेताजा लोगों के हाथों में पकड़ाए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे यहाँ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के नहीं ये पीएचडी है, मगर सर अब आप मुझे जस्ट अलाउ मी, क्योंकि आपने कहा कि अब्बासी साहब का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये वो आई थॉट एक संजीदा डिस्कशन होगी, मगर इन्होंने आके वही कहा जो उनके बंदे रटे रटाए टॉकिंग पॉइंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो भी फैक्चुअली रॉन्ग इन्होंने बताएं। तो अब आए जरा हकायक पे जरा बात करते हैं। ये जो 4 साल की बात कर रहे हैं ना, जो शख्स आपका व्यूअर बैठा हुआ है जो 15,000 रुपये का राशन डालता था ना 2018 में, उनसे पूछें खान साहब के जाते वो 30,000 रुपये में भी वो राशन डाल सकता था कि नहीं? मैं ऐसे लोग जानता हूँ, जेलम से मेरा ताल्लुक है, जो 800 रुपये का बिजली का बिल दे के 2018 में कम से कम एक कमरे के अंदर एक बल्ब और एक पंखा लगा के पूरे खानदान को बिठा सकते थे। ये जब खान साहब छोड़ के गए तो 2500 और 3,000 रुपये में पूरा नहीं कर सकते थे। कर्जों में इन्हें 78% इजाफा किया, जो शौकत तरीन साहब कहते हैं नहीं हमने तो सिर्फ 76% किया है। आपकी डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसकी ये बात करें, और मुझे बड़ा ये देख के हैरानगी होती है, मुजम्मिल असलम साहब थे, इनके दीगर मैं कॉलीग्स को देखता हूँ शोज पे, ये इस तरह बात करते हैं जैसे 2 महीने पहले इनकी नहीं जमात इस्लामी की हुकूमत थी। मुस्कुराहटें होती हैं मुंह पे जब माशी मसाइल की ये बातें करते हैं, और इस तरह करके बताते हैं कि देखें मुल्क कितनी दलदल में, जैसे इनकी हुकूमत नहीं थी 2 महीने पहले। तो ये आग लगा के मुल्क को गए हैं, और ये मैं आपको बताऊं पहले इन्होंने तबाही फेरी 4 साल, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि जो बची कुची उसको अपने हाथ से आग लगा के जाएं, कि हम अगर इस गांव में नहीं रह सकते तो पूरे गांव को आग लगा के जाएं। दिसंबर के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इनके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने की, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लिखा हुआ है कि हम 30 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे। वो एक बुनियाद थी जिसके ऊपर IMF का प्रोग्राम रिवाइव होना था। वो प्रोग्राम रिवाइव करने के बजाय मार्च के अंदर जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नजर आ गया कि अब हम जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर ना सिर्फ रेनेग किया, मतलब कि वो PDL भी नहीं लगाई, और IMF को बताए बगैर, एतमाद में लिए बगैर सब्सिडी पॉपुलिस्टिक अनाउंस कर गए, जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। और क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते थे? पिछले साल इस जो माली साल अब खत्म हो रहा है, इसका इनका बजटेड डेफिसिट 3400 अरब रुपए था। 5,000 अरब पे छोड़ के गए हैं, 1,600 अरब रुपए का ओवररन है, और आवाम को बताने इस पे इनका जवाब लेते हैं। सिर्फ AKD साहब को ना ब्रेक से पहले मैं उस पर इंट्रोड्यूस कर दूं। अकील करीम बेदी साहब, मैं बहुत देर से आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन आपके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। हमारे साथ रहिए, मैं आपका अभी शुरू भी कर लेता हूं, लेकिन इस ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहें अकील करीम बेदी साहब। सर ये बता दें कि ये जो डॉलर जो है, स्टॉक मार्केट भी गिरी, इसी हफ्ते में 2-3 दफा गिर चुकी है गुज़िश्ता कई दिनों में, और जो डॉलर है ये मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। क्या वजह है इसकी कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा? मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो एक चीज आप देखेंगे ना, कोई भी गवर्नमेंट आएगी शायद वो रुपये को कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो चाहे ये गवर्नमेंट हो। हमारे लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को गिराने की कोशिश हो रही होती है। एक ही साल में दोनों ने हुकूमत की है, और उसी साल के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया तुमने बुरा किया। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। हमारा रुपये जो वीक हो रहा है, आज तक कभी ने इसको किसी ने फोकस नहीं किया। 4 साल में हमारा रुपये 100% मतलब रुपए 8 आना हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन तो यहाँ से आ रहा है, हम चीखे मार रहे हैं, महंगाई हो गई। महंगाई तो जो इंटरनेशनल फिनोमा है उसी के साथ हम भी हैं, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई है, हम भी उसी लपेट में आए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे ये करम कर दिया है कि कोविड के दिनों में अल्लाह ने हम पे जो करम किया वो शायद बहुत कम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि हमारी इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा खतरा लग रहा था वो उससे हम बाहर निकल गए। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान काफी मजबूत दिल का बंदा है, उसने एफर्ट्स काफी किए थे और उसके एफर्ट्स उसको काम आए। लेकिन आज फिर दोनों पार्टियों को चाहिए बैठ के मुल्क की बात करें, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने की बात करें। हम क्यों ये बातें कर रहे हैं कि आपने ये कर दिया हमने वो कर दिया? ये कोई महीने 1.5 महीने के अंदर तो सब कुछ नहीं हुआ है, ये तो होता आ रहा है। रुपया आपका वीक होता है, इन्फ्लेशन तो आना ही आना है। ये तो हो नहीं सकता कि इन्फ्लेशन ना आए। और आज भी हम देख रहे हैं रुपये की वीकनेस सिर्फ इसलिए है कि आप और हम बैठ के मजबूत बातें करें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को अगर तेल की प्राइस बढ़ानी है तो बढ़ा दें भाई, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है कि अभी टफ टाइम देखना पड़ेगा? अबे भाई पूरी जिंदगी वही देखते आए हैं, ठीक है। अब आप हमें क्यों ये
सुना रहे हैं। अकील करीम साहब, बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद हम इस इशू को भी उठाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब से ऑपोजिशन लीडर थे आज से 2-3 बरस पहले, उस वक्त से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को एक मिसाक मईशत यानी एक इकनॉमिक कंसेंसस या एक चार्टर ऑफ इकॉनमी चाहिए। वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात तो उन्होंने खैर कर दी, लेकिन जो जमातें एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं, जिनका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक और पॉइजनस है, वो किस किस्म के चार्टर ऑफ इकॉनमी पे एग्री कर सकेंगे और क्या बेयर मिनिमम है, कॉमन डिनोमिनेटर हो क्या सकता है जिस पे एग्री करना हमें चाहिए। हमारे साथ तीनों ऐसे इस वक्त लोग हैं जो मईशत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले अकील करीम दैदी साहब ने, जो पाकिस्तान की एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत भी हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सिक्योरिटीज़ की फ़र्म है, ये वो फर्म है जो पाकिस्तान में नई कंपनीज़ के जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जिसे कहते हैं उसे लॉन्च करने में मदद करती है। इसकी एक स्पेशलाइजेशन है, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो सूरत हाल है ये किसी एक सियासी जमात की नहीं है, हमें क्राइसिस साल के अंदर है। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन लीडर भी थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त से वो एक मिसाक मईशत की बात करते चले आए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन सियासी जमातों के दरमियान कितने टॉक्सिक, कितने पॉइजनस, कितने जहर अंगेज़ किस्म के इनके दरमियान रिलेशनशिप हैं। तो क्या बेयर मिनिमम हो सकता है मईशत के हवाले से जिस पे इन सियासी जमातों को एग्री किया जा सकता है या करना चाहिए? कैसे हम मीडिया से उस कॉन्सेप्ट और आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं? इस डिस्कशन का मैं आगाज़ करता हूँ कियानी साहब से। बिलाल कैन साहब, वो क्या चीज़ें होंगी मिसाक मईशत को अगर हम प्रमोट करें और हम इस आइडिया को लेकर चलने को तैयार हैं, क्या हम इनको कन्विंस करें? क्या आपके पास फार्मूला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अभी प्रॉब्लम एक ही जमात का है, बाकी सारी जमातों में एक कैपेसिटी 10 जमातें तो आपके साथ हैं जी। नहीं तो वो भी आपका क्या ख्याल है कि देखिए वो भी पिछले 2-3 सालों के अंदर एक अपोजिशन में स्ट्रगल के अंदर, मैं उनको काफ़ी PDM का मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, ये अक्रॉस आपके प्रोविंसेस, अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जमातें इकट्ठी हुई थी फॉर वन मिनिमम कॉमन एजेंडा। और अब हम हुकूमत में देख रहे हैं कि PDM के जो अपोजिशन के दिन थे उसके अंदर ये वर्किंग रिलेशनशिप्स बिल्ड हुई डिफरेंट लेवल्स पे जमातों की क़यादत की सतह पे भी, और आज उसके हम फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज जब मुश्किल वक्तों में हुकूमत संभाली हुई है तो सारे मेन इश्यूज़ के ऊपर सारे कोalition पार्टनर्स को एतमाद में भी लिया जाता है, और ये डिस्कशंस अब पॉसिबल हैं क्योंकि एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुई है। जब PMLN अपोजिशन में थी, जब PDM की जमातें अपोजिशन में थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने बार बार हाथ बढ़ाया कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, इस हाउस को एक तरीके से चलाएं, मगर दे रिफ्यूज्ड। वज़ीर आज़म साहब जो थे उस टाइम पे, इमरान खान साहब, वो कहते थे जी मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। ही वॉज नॉट एबल टू लुक बियॉन्ड हिज ईगो, और वो आज भी हमें मसला है। तो एक ताली दो हाथों से ही बचती है। और फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी बार बार चार्टर ऑफ इकॉनमी का जिक्र किया है। थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की, इमरान खान हुकूमत के गिरने से सिर्फ चंद हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि एक यूनिफिकेशन गवर्नमेंट होनी चाहिए माइनस PTI, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा कि हमें दोबारा 4 साल बाद, तो ये अब 4 साल बाद जब आप ना करते रहे और एक शख्स जो है वो इस चीज पे बज़िद है कि ना उसने हिस्सा बनना है, ना उसने आइन को देखना है, तो फिर समवन बिकम्स टॉक्सिक, ही कैन पोटेंशियली मेक एवरीथिंग टॉक्सिक। मैं इखलाकी तौर पे बिल्कुल उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि यूनिफिकेशन हुकूमत बननी चाहिए माइनस PTI। फिर 10 अप्रैल को वो यूनिफिकेशन हुकूमत बन गई माइनस PTI। तो अब वो कह रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तो इसका मतलब है सिर्फ PTI उससे बाहर है। तो PTI से आपको क्या चाहिए बेयर मिनिमम? देखिए, कुछ इंसानों वाली बातें करें। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी संजीदगी के साथ कुछ इश्यूज। और वो क्या इश्यूज हैं जिस पे आप चाहते हैं कि एक मिसाक मईशत हो उस पार्टी से जो बाहर है? ये कि जो दूध के कहते हैं जी हम धुले में और बाकी सारे चोर हैं और मुल्क तबाह, मतलब कि बेसिकली बिल्कुल वही हवाई पॉपुलिस्ट बातें जो एक अपनी एक नैरो बेस को बार बार बेचते हैं। ये गैर संजीदा रवैया रखेंगे तो ये हमारे संजीदा ना हो। जी ये तो दूसरी सब्जेक्टिव हो जाएगा ना। थोड़ी सी मतलब वो क्या बेयर मिनिमम है चीजें, वो 4-5 पॉइंट्स क्या हैं जिस पे बात ये कि PMLN ने और इस कोalition गवर्नमेंट ने इस मुल्क के इश्यूज को अब रिजॉल्व करने का बेड़ा उठाया हुआ है, और वो जिम्मेदारी उठाई हुई, पहले भी उठाई है, अब भी कर रही है। और इसके अंदर जो भी एक कंस्ट्रक्टिव हिस्सा डालना चाहेगा दे विल ऑलवेज बी वेलकम। ठीक है, ठीक। अब जरा अगर हम मौजूदा इश्यूज पे अगर आप मुझे इजाजत दें कि जिन हालात के अंदर गवर्नमेंट जी बिकॉज आपने बात की थी मईशत के ऊपर, मौजूदा हालात पे अब देखिए इन हालात में हुकूमत हमने इनहेरिट की कि आपका IMF प्रोग्राम स्टॉल्ड था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, खसारे रिकॉर्ड, कर्जे रिकॉर्ड, और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब क्रिटिकल लेवल पे थे कि अब हमारे पास अगले चंद माह में 1.5 अरब का। तो इन्होंने भी ऐसे ही संभाली ना? नहीं मगर देखिए, मगर इन लोगों ने आपने डॉलर को 115 पे उठाया था। नहीं 130 पे, 115 पे ना सर, 115 पे PMLN छोड़ के गई थी, 122 पे वो मैंने खरीदा था ना सर इलेक्शन में, मुझे पता, मुझे पड़ गया। 115 की कोशिश की, 115 पे थी, केयरटेकर भी हमारे खाते में डाले। 115 थी जब PMLN ने हुकूमत छोड़ी, 122 पे था तकरीबन जब केयरटेकर ने छोड़ा, 189 पे तकरीबन खान साहब के टाइम
178 178 वोट कौन सा? ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरे पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था। ये अब अपना मैं अभी बता देता हूँ, अकील करीम बेदी साहब, मैं अभी गवाही दिलवाता हूँ। डॉक्टर साहब अभी- आपने 2 दफा उनको सुना, मैं आपने मुझे टोका सर, इंशाल्लाह मैं सिर्फ आपको गवाही, अकील भाई आपको याद है मैं था लाहौर में, मैंने आपको फोन किया डॉलर लेने हैं, आपने कहा मत लो नीचे गिर जाएगा। 132 रुपए का मैंने अपने बैंक से सारे पैसे निकाले, याद है आपको अकील भाई? बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। मैं आज फिर कहता हूं, अल्लाह के वास्ते आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ। ये मुल्क सोना है, इस मुल्क के लोग सोना है, हम उनको क्यों पैनिक करना चाहते हैं? अच्छा, अभी तो कहीं सोना नजर नहीं आ रहा। अकील भाई ये सरक करे, इससे पहले कि मैं तसद्दुक साहब की तरफ, उनके तरफ आऊं, अपने दोस्त की तरफ, इसे कहते हैं सदाकत के साथ, अकील भाई वो 4 पॉइंट बता दें जो आप इकोनॉमिक कंसेंसस की बात करते हैं कि कॉमन एजेंडा होना चाहिए, उसके 3-4 पॉइंट दे दें मुझे सदाकत साहब के लिए। देखिए, मैं सिर्फ जो बात कहना चाहता हूं, अगर इस पे अमल करें इंशाअल्लाह ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आपने अपना बुरा टाइम निकाल लिया, अच्छा टाइम नहीं निकाल सके। जब वर्स्ट कंडीशन थी, जहां दुनिया पूरी डूब गई थी, आपने परफॉर्म किया। अब आपकी परफॉर्मेंस कहाँ इफेक्ट होती है? जहां आपने नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट किया, उस नो कॉन्फिडेंस के दौरान 15-16 रुपया डिवैल्यूएशन हो गया, इसके बाद 20-22 रुपये आज हो गया। तो आप ये सोचे ना कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ एक बात सुने कि इस वक्त सब नेगेटिव बातें मैं सुन रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव चीज हो रही है। दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस गिरनी शुरू हो गई है। पाम ऑयल जो $2000 पे ट्रेड कर रहा था, आज $1380 पे आ गया। ये कोई टीवी पे बताने को तैयार क्रूड भी गिरा है, क्रूड भी गिरा है। क्रूड ज्यादा नहीं नीचे आया, लेकिन क्रूड में कोई बड़ी अभी भी मतलब वो स्टेबल है, कोई बढ़ नहीं रही प्राइस। लेकिन दूसरी तरफ आपका स्टील जो स्क्रैप जिससे आप स्टील बनाते हैं, वो $125 नीचे आया है। यूरिया जो दुनिया में $1000 पे चली गई थी, आज वो $600 पे आ गई है। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी कमोडिटीज गिरनी शुरू हुई है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। खुदा के लिए डिसीजन लो। जब गवर्नमेंट ये आई थी, मैंने अच्छा, नहीं वो तो शहबाज शरीफ साहब ने अभी आज ही था कि इंडोनेशिया से बात की है, पाम ऑयल की चूंकि कीमतें गिरी हैं तो वो अब उसमें से जहाज आएंगे, पता नहीं 2 या 3 इंडोनेशिया से हमने जो बात की है, क्यों की है उसकी वजह आप समझ ले। इसलिए की है कि आपके पास इस वक्त पाम ऑयल है नहीं। जब पाम ऑयल महंगा हो गया तो लोग मंगवा नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर $2000 की हम एलसी खोलेंगे और ये पाम ऑयल की प्राइस गिरेगी तो हम तो गायब हो जाएंगे। तो हमारे मुल्क में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये आपको उन लोगों के साथ बैठ के कि आप अगर आपने अभी तक सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए वो 4 पॉइंट नहीं दिए कॉमन बेसिक एजेंडा के। मैं आपको दे रहा हूं ना, अगर मेरी बात पूरी सुन लें, मुझे अगर आप टाइम दे दें, मैं आपको यकीन से कहता हूं मुल्क खुशहाली की तरफ जा सकता है और 101% जा सकता है। आपके मसले जो $5 बिलियन का पाम ऑयल है, अगर जितनी प्राइस गिरी है, मैं समझता हूँ $1.5 बिलियन तो आपको ये सेफ हो गया ये बैठे बैठे। स्टील के जो प्राइस गिरी है 25% ऑलमोस्ट प्राइस गिर गई है, लेकिन पाकिस्तान में स्टील की प्राइस बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें आप देखें, माशाल्लाह आपको अच्छा, अब जरा क्विकली मुझे ब्रेक से पहले सदाकत को लेने दीजिए। मैं आप मेरे साथ रहिए, अकील भाई, अकील करीम मेरे साथ रहिए जी। सदाकत से ये जो बैसाखी मईशत पे आप लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव नहीं है, उसकी क्या वजह है? अच्छा, पहले तो मुझे आपने एक दफा पूरा स्किप कर दिया, मेरी बारी कोई नहीं आई। हमारा बिल्कुल इत्तेहाद इत्तेफाक हो सकता है। आप पहले समझे मसला क्या है। मसला ये है कि ना कोई इन पे बिजनेस कम्युनिटी एतबार करती, सबको पता है ये इंपोर्टेड है, इनको किस वजह से इंस्टॉल किया गया। ना कोई इन पे बैरून मुल्क को एतबार करता है, ना इन पे IMF और दीगर एतबार कर रहे हैं। एतबार क्यों नहीं कर रहे? सबको पता है कि मांगे तांगे के हमजा शहबाज वहाँ बैठा हुआ है माइनॉरिटी पे, मियाँ नवाज शरीफ को 10 पार्टियों का टोकरा लेकर बैठे हुए, किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। राजा रियाज इनका ऑपोजिशन लीडर है, जो सबको पता है कि इनका टिकट नहीं, पूरे मुल्क का इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, कोई इनको सीरियस नहीं ले रहा। हम इनके साथ बैठ के बिल्कुल बैठ जाएंगे, आज इलेक्शन कराएं, फ्रेश मैंडेट लेके आए, जो पॉलिटिकल पार्टी लेके आए उसको सारे सपोर्ट करें। और मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने करके दिखाया डॉक्टर साहब, हमने कर, ये कहते हैं ना हमें जी मुश्किल आते हैं। किसने कहा था मुश्किल आते हैं? वो जी बारूदी सुरंग है भाई, आपको किसी ने खाते कहा था बारूदी सुरंग को टक्कर मारे? हम मुल्क को 2 साल में 6% ग्रोथ पे लेकर के, आप देखें कि 90s में ग्रोथ रही एवरेज 4.5,
2000 में ग्रोथ रही 5.5, आज हम 6 की ग्रोथ छोड़ के जा रहे हैं। आपका जो आपका देखिए वो कम कर रहे हैं ग्रोथ को, वो कह रहे हैं 5% जो IMF ने कहा ग्रोथ कम। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो 4.5% पे ग्रो किया, इस दफा हमने छोड़ा तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.5% पे ग्रोथ कर रही थी। तो आपको किसने कहा था कि आप आए? फिर उसके बाद आपने किया क्या? हम जब कोविड को दुनिया ने माना कि इमरान खान ने कोविड को हैंडल किया, तो ये क्या पता है बातें करते थे कि जी इमरान खान पे FIR करेंगे, वो लॉकडाउन नहीं कर रहा। आज हमने, जब हमें IMF का प्रेशर पड़ा, हमने अपना बेस बढ़ाया, 3800 से रेवेन्यू उठाया और 6400 पे आज इनको दे रहे हैं। उस पैसे में हमारे पास इतना पैसा था, हमने बिजली और गैस सस्ती की। मुझे पता है पाकिस्तान का गरीब आदमी, ये कहते हैं आप रड्डी टाइप बातें करते हैं, मैं अभी आवाम से मिलकर आ रहा हूं। जब आप लोग 45 बिजली महंगी करोगे, 60 रुपए डीजल महंगा करोगे और पेट्रोल, 40 रुपए की गैस महंगी करोगे, गरीब कहां जाएगा? मैं ना बोलूं तो कौन बोलेगा? मुझे बताएं, शहबाज शरीफ बोलेगा? शहबाज शरीफ को तो यहां से वोट ही नहीं पड़ना, उसे तो अमेरिका से लेना है। आप रशिया से तेल क्यों ले रहे? आज रशिया का वजीर यहां पे मुंह पे चपेड़े मार के जाता है, हम तेल देने के लिए तैयार हैं। हमारी गवर्नमेंट ने उनको अप्लाई किया, अच्छा जी हम जाएंगे, उनका जवाब आएगा। एज इफ मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान डूब रहा है और आपको ये क्यों शहबाज शरीफ में बैठे हैं? इसलिए कि वो मकसूद चपड़ासी मर गया। 16 अरब रुपए का केस है। डॉक्टर साहब ये मजाक नहीं है, भाई मेरे हंस रहे हैं। शहबाज शरीफ के अकाउंटों में तो 16, अदालत क्या, प्रोसिक्यूशन कौन है? FIA सुने, FIA किसके अंडर? FIA किसके अंडर है? शहबाज शरीफ के अंडर। सारे आपके प्रोसिक्यूटर बदले, कौन सुने? जिस चपड़ासी की तनख्वाह 2500 रुपए थी, उसके अकाउंट में 4000 बिलियन रुपीस, 4000 मिलियन, 4 अरब रुपया उसके अकाउंट से निकलता है। आप कहते हैं मजाक है, और शहबाज साहब आते हैं और हफ्तों में केस खत्म हो जाते हैं। तो मसला क्या है? इनका अपना उल्लू सीधा करना है। आधे ये बाहर बैठे हुए, प्रॉपर्टी इनकी बाहर है, यहां इन्होंने अपने केसेस माफ कराने और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मेरा मुल्क डूब रहा है और आप कहते हैं मैं बात ना करूं। मुझे बताएं, एक गरीब आदमी, मैं ब्रेक ले लूं, इनको मैं याद कराता हूं। हमजा शहबाज कहता था कि इमरान खान ने 6 रुपए का पेट्रोल महंगा किया, उसके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। आज 60 का पैदा किया और तुम्हारे दिल में तो लो है। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। मिसाक मईशत का जो इशू है वो वही रह गया, चूंकि दोनों पार्टियों के दरमियान इतनी तलखियां, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहा तो है सदाकत साहब हम करते हैं, हम करने को तैयार हैं जी, वो चाहते हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक नाज़रीन वेलकम। जैसे कि वक्फे से पहले आपने सुना कि जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब का कहना यह है कि बेहतरीन तरीका इकोनॉमिक कंसेंसस पैदा करने का यह है कि अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन कराएं, ऑटोमेटिकली तौर पर चीज़ों के बारे में आवाम का और पार्टीज का एक कंसेंसस पैदा हो जाएगा। क्या है इस पे आपका रिस्पॉन्स? क्यों नहीं इलेक्शन सबसे पहले इलेक्शंस की जहाँ तक बात है, तो पहले ऑपोजिशन ही बार बार कहती रही थी कि फ्रेश इलेक्शंस कराएं। इनको भी इलेक्शन तब याद आया जब कुर्सी जाती हुई नजर आ गई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बहुत अरसे से PDM ने और सारी ऑपोजिशन, उस टाइम की ऑपोजिशन जमातों ने अनाउंस किया था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। अगर इलेक्शन पे इतना इनको यकीन था तो इमरान खान साहब के पास पूरा इख्तियार था कि वो असेंबलीज डिसॉल्व करवा के प्रेसिडेंट को अब मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि जब हम पहले इनिशियली हमारी हुकूमत का भी यही इरादा था कि आएंगे, एक दो जो बुनियादी रिफॉर्म्स करा के फ्रेश इलेक्शन बजट भी नहीं देंगे। हाउएवर जब हमने अस्यूम किए पावर, तो हमने देखा है कि खासतौर पर जो आपके मुआशी हालात हैं, जिस नोयत के, जो उनकी ग्रेविटी है, उसको देखते हुए ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट का नहीं मामला था कि वो इन 3-4 महीनों में संभाल सके। ये एक लेजिटिमेट पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और खासतौर पे इस तरह की कोalition गवर्नमेंट जिसके तहत सबका बायन था, वही इस टाइम पे नेविगेट कर सकती थी हमारी मईशत को। इसीलिए हमने ये जरूरी समझा, वरना आप केयर टेकर के ऊपर छोड़ के उम्मीद करें कि वो चीज संभालेगी, दैट वुड हैव नॉट बीन फेयर ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही ये संभालना चाहिए। और मेरे भाई ने कहा कि क्या शौक था टक्कर मारने का, ये सही कहते हैं, हमारे लिए बड़ा आसान था कि इमरान खान साहब को सही बिल्कुल लेजिटिमेटली हटाया और आती फ्रेश इलेक्शन कॉल कर देते, और ये जो सारा इकोनॉमिक मसला है ये केयर टेकर आके उठाती और हम इलेक्शन में चले जाते। मगर दैट वुड हैव नॉट बीन द रिस्पांसिबल थिंग टू डू। हमें भी पता है इन मुश्किल हालात की और इन मुश्किल फैसलों की जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो क्या है। ऐसा सवाल जो नहीं सुना होगा आपने जी, वो ये है कि क्या ये नहीं हो सकता कि आप तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें ये भी सपोर्ट करें IMF के साथ जो सारी चीजें हो, और उसके बाद आप लोग असेंबलियां तोड़ दें और बेसिक कॉमन कंसेंसस एग्री कर जाए कि ये रिफॉर्म्स हमने करनी है, फिर इलेक्शन में देखिए अब तो इलेक्शन अगले साल ही होंगे, और वो जब ये गवर्नमेंट, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जमातें चाहेंगी तभी होंगी। क्योंकि अब हमने एक डिसीजंस का प्रोसेस शुरू किया है। अब IMF के साथ नेगोशिएशन है, कुछ मुश्किल मुआशी फैसले भी उठाए हैं और भी फैसले उठा रहे हैं। अब इन सबको एक लॉजिकल एंड पे ले जाके ही फिर इलेक्शन होने चाहिए, जो हमारे हिसाब से अब इस पार्लियामेंट्री टर्म के एंड पे अगले साल अक्टूबर में होने चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, इसका मतलब है कि असेंबलियां तोड़ेंगे मई में? नहीं, असेंबलियां विल कंप्लीट देयर टर्म, तो मई में खत्म हो जाएगी। जी, मैं
मेरे ख्याल से अगस्त में बनती है, मेरे ख्याल से अगस्त में बनती है गालिबन, और अक्टूबर में फिर 2 महीने बाद इलेक्शन बनते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक अगर आपका 60 डेज के अंदर अगर आपकी पार्लियामेंट टर्म कंप्लीट करे तो होते, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, बट आई मे बी रॉन्ग। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब जिन हालात में हमने हुकूमत संभाली, और ये टर्की की जो बात, क्या आपको ये लगता है कि इन्होंने एक ऐसा बयानिया शेप कर दिया कि आपको इलेक्शन में जाने से नुकसान होगा? नहीं, बात अब नुकसान की नहीं जी, बात यह कि अब हम आए हैं, अब हमने ये हालात का जायज़ा लिया है, मुश्किलात का जायज़ा लिया है, मुश्किल फ़ैसले उठाए हैं और जो काम शुरू किया है अब इसको अगले साल एंड तक पहुंचाएं, बजाय इसके कि ये जो हमने एक प्रोसेस शुरू किया है जिसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी हैं, इस काम को फिर से बीच में रोक के आप इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले जाएं। अब आई थिंक ये बहुत अहम है कि इस हुकूमत ने एक मोमेंटम गेन किया है, ये अपने काम मुकम्मल करे, सही टाइम पर इलेक्शन हो, और ताकि इंशाल्लाह उसके बाद फ्रेश मैंडेट के साथ फिर से ये हुकूमत PMLN की हुकूमत आके ये चला सके। मुझे अगर आप मुख्तसरन इजाज़त दीजिए, मैं बजट के मतलब ज़रा एक बात करना चाहूँगा कि देखें, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 1600 अरब का बजट का ओवरशूट हुआ था इनका। मैं आपको जरा कॉन्टेक्स्ट में मुख्तसर एक बात बता दूं, 2013 से 18 के दरमियान फिस्कल डेफिसिट सालाना एवरेज 1600 अरब होता था। 2018 से 2022 और 2011 के दरमियान पहले 3 सालों में PTI के एवरेज फिस्कल डेफिसिट 3300-3400 अरब था। इस साल 5000 अरब है, हालांकि बजटेड डेफिसिट 3400 अरब था, और 1600 अरब का जो ओवरशूट टाइम मैनेज कर रहा है। इसका जवाब इनसे क्विकली, ये जो कह रहे हैं कि आपका ओवरशूट बहुत ज्यादा हुआ है इनके मुकाबले पे, उसकी क्या बात है? बजट के सीलिंग पॉइंट्स अगर देखिए, बजट का मैं भाई को आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बजट पे बिजनेस कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करती है। बिजनेस कम्युनिटी ने बजट को इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि बजट के बाद 2 चीजें आपकी नजर आती हैं। स्टॉक मार्केट का बिहेवियर बड़ा स्लाइड आ रहा, बिल्कुल एतबार नहीं किया। आप देखें कि इनसे तो कुछ 178 पे जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब इनको बाहर से इशारा मिला, इन्होंने आके जमा 7 मार्च को 7 मार्च को, और आज वो 205 से ऊपर चला गया और हर दिन स्लाइड कर रहा है। बिल्कुल ये यहां से इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे जा रहा है। हमारा जो इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसकी मुझे 70 दिनों में कोई एक कारकर्दगी बताएं। हफ्ते की छुट्टी आई, हफ्ते की छुट्टी खत्म होगी, मुझे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर बताएं। खुदा ना खास्ता रिजर्व ये एक हफ्ते में $500 मिलियन गिरा है, और जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया 7.5 अरब रुपए डॉलर ये कम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता क्रैशेस की तरफ जा रहा है। ये जो कह रहे हैं ना हम अगला साल किसने देखना, मेरे भाई ये तो भाग जाएंगे खुदा ना खास्ता। जिस तरह उधर रिश्तेदारों की हुकूमत थी, उधर रिश्तेदार सारे बैठे हुए थे श्रीलंका में, अल्लाह ना करे वो हालात हो, इनका क्या लेना देना। इनके वो लंदन में फ्लैट मौजूद है, आधे भगोड़े वहां बैठे हैं, बाकी भी भाग जाएंगे। लेकिन बात के बच्चे जो हैं वो इधर काला शाकाकू में रहते हैं। आपने लंदन की बात की ना, काला शाकाकू और मियां वाली में रहते हैं ना। क्या 6% ग्रोथ, बट ये देखिए बात करते हैं लंदन के अपार्टमेंट में जाएंगे। क्या नवाज शरीफ के 5 सालों में इनसे पूछे, एक्सपोर्ट 24 अरब से $1 भी बढ़ा? नहीं बढ़ा। 5 इयर्स तक एक्सपोर्ट 0 ग्रोथ। नवाज शरीफ की कारकर्दगी 2013 से 18। इमरान खान आते हैं, कोविड में दुनिया आशीष करती है। आज दुनिया कह रही है कोविड में इमरान खान का मॉडल बेस्ट था। एक्सपोर्ट जो आपको कर्जों से बचाने का एक ही बड़ा सोर्स है। एक्सपोर्ट कितना पता है? 24 अरब से उठाया, आज 32 पे ले जी, और रेमिटेंसेस डेफिसिट भी 31 अरब से 45 अरब पे गया। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सपोर्ट है, रेमिटेंसेस हमने 19 अरब से उठाया, आज 32 पे। इंपोर्ट की बात सुन ले, पाकिस्तान में तरक्की आई, पाकिस्तान में एनर्जी महंगी हुई, पाकिस्तान में एडिबल ऑयल महंगा हुआ, लेकिन हमारी कारकर्दगी, इनका इकोनॉमिक सर्वे हमारी कारकर्दगी में हर चीज में शाबाश दे। अकील करीम दैदी साहब, क्या यह हो सकता है कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान IMF के प्रोग्राम के ऊपर एक कंसेंसस एग्रीमेंट हो जाए, जो मुश्किल तकलीफ दे फैसले कर रहे हैं उसमें PTI भी शामिल हो जाए और उसके रिजर्व में असेंबलियां तोड़ी जाएं ताकि ये आवाम से मैंडेट हासिल कर सकें जमातें? देखें, इसकी अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये हालात होते ही, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त अगर हम ये कहें कि नहीं PTI को आगे आना चाहिए, तो वो क्यों कह आएगी? वो यही कह रही है कि मेरे साथ सफवान मारा गया है, तो वो तो आप सोच नहीं सकते ना। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब ये नए इलेक्शन हो रहे हो उस दौरान ये बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि PTI के लिए भी पॉसिबिलिटी होगी। इस वक्त अगर हम कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें उन्होंने उठा के फेंक दिया, अब आप कहते हैं कि अब इससे हाथ मिलाएं। तो इस वक्त मैं जो समझाने की बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त कम से कम ये आपस में लड़ाई ना करें। इस वक्त आप खुद ये मानते हैं कि मुश्किल टाइम है, मुश्किल फैसले करने होंगे, तो मुश्किल फैसले अगर आप आते फौरन कर देते तो शायद हो सकता था कि आज ये रुपये में वीकनेस हम ज्यादा ना देखते, क्योंकि ये वीकनेस जो है बिकॉज ऑफ IMF है,
क्योंकि उन्होंने आपके पैसे डिले कर दिए। वैसे तो पैसे उन्होंने जुलाई में ही देने थे, लेकिन पहली आपकी मीटिंग उससे फेल हो गई। जब आपको ये पता था कि IMF की आपने कंडीशनें मीट करनी है, तो आपको चाहिए था कि आप आते ही टफ डिसीजन ले लेते। लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी आपस में कोई सोच रहे थे कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है, हम सिर्फ एक काम करने जा रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे सियासतदान बाथरूम में मछली ढूंढने जाते हैं समंदर को छोड़ के। तो बाथरूम में मछली तो आपको मिलेगी नहीं और मसले आपके हल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आज भी मैं फिर एक मशवरा दे सकता हूं, अगर ये माने तो इस वक्त आपका इशू क्या है? गैस, ऑयल, बिजली, ये आपका इशू है। अब इस इशू को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है कि आप खुदा के लिए शाम को 6 बजे बिजनेसेस बंद कर दें और सुबह 6 बजे बिजनेसेस अपने शुरू कर दें। 6 बजे कौन अगर उठेगा ये सर? नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते, पूरी दुनिया उठती है भाई, पूरी दुनिया में काम होता है। कराची में 11 बजे खुलती सर मार्केट्स, क्या बात कर रहे हैं अकील भाई आप? मैं आपको बताता हूं, आप कितनी बजे आए हैं 6 बजे अपने दफ्तर में? मेरे भाई, हमको अगर आप पाबंद करेंगे हम 8 बजे पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे यार? जब मुल्क का मसला है तो हमको भी जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, मैं क्विकली जरा क्यानी साहब का, क्यानी साहब इस किस्म की एक ऐसी हुकूमत जिसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन और तजाद का बड़ा वजन है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, साहिबजादे उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बजाते खुद बहुत बड़ा तजाद है। और फिर उनके ऊपर केसेस, उनकी हुकूमत में खुद वो प्रोसिक्यूशन, वही DG FIA को लगाते हैं, FIA उनके केसेस ख़त्म कर देता है, वीक कर देता है। ये तजाद बजाते खुद बड़ा मुश्किल है। जी देखिए, ये तो कोalition गवर्नमेंट्स के फैसलों से है, ये सिर्फ PMLN का भी फैसला नहीं है, ये सारी जमातों ने मिल के किया है उनकी। और ये एक डेमोक्रेटिक सारी क्या है? पीपल्स पार्टी आपके साथ है, बाकी सब छोटी छोटी जमातें नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम है, JOIF है, बाकी और जमातों की भी सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये फैसले हुए हैं। बट देखिए बुनियादी तौर पे कितने लोग हैं MLA? बुनियादी तौर पे देखिए, जो द मेन थिंग इज़ कि जो जिन हालात में हमने ये हुकूमत संभाली है उसमें मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। और ये बजट भी इसकी अक्कासी है, क्योंकि इनके छोड़े हुए खसारों में 1300 अरब की कमी भी करनी है, 5% ग्रोथ भी देनी है, फिर भी सैलरी क्लास को भी रिलीफ दिया, फिर भी 15% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में भी इजाफा किया, फिर भी बेनजीर इनकम सपोर्ट के बजट के अंदर भी डॉलर को क्या हुआ? हजूर, क्योंकि आप आगे लगा के गए, IMF के एग्रीमेंट को खुद फाड़ के गए, जिसको हम वापस मुझे आपको बता दूं एग्रीमेंट से क्या होता है जी। सस्पेंड नहीं हुआ था। IMF का एग्रीमेंट का क्या सुन लेना भाई, इस तरह ना चीखें जैसे आप अभी मरी में ही बैठे हुए, अब आप इधर आ गए टॉक शो में। मेरी गुजारिश बताए ना, जवाब देना। जी जवाब दे रहा हूँ। वक्त खत्म हो गया, प्रोड्यूसर साहब और शोर में जा रहे हैं। कोई जवाब नहीं भाई, डॉलर को रोके, खुदा ना खास्ता। सर वक्त खत्म हो गया, ये बहस आपने देखी। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, ये बहुत ही तेज़-ओ-तुन बहस आपने देखी। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।